तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि क्वांटम ऑपरेटर्स लीनियर होते हैं और हर्मिशियन होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम लीनियर की बात करते हैं तो अगर हम ना ऑपरेटर लेते हैं और उसे किसी फंक्शन पे ऑपरेट करते हैं जो कि कुछ इस फॉर्म का है, जिसमें एफ और जी फंक्शंस हैं और ए और बी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें आपने देखा कि आप इसे एफ और जी को दोनों को अलग अलग कर सकते हैं और जो भी सिंपल नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में बाहर निकाल सकते हैं। लीनियर ऑपरेटर से ही होते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स में अगर आप ए को के ऊपर ऑपरेट करेंगे एफ प्लस जी पे, तो आपको मिलेगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ प्लस जी, जिसे आप लिख सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी। जिसका मतलब है कि आपने ऑपरेटर को एफ पे ऑपरेट किया और जी पे ऑपरेट। और जो उसकी दूसरी प्रॉपर्टी है वो है हर्मिशियन। बेसिकली हर्मिशियन का मतलब होता है कि जो ऑपरेटर्स हैं वो ऑपरेटर्स अपने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के इक्वल होंगे। बेसिकली डेफिनेशन अभी हमारे लिए कोई यूज़फुल नहीं है, बट आगे जाके जब आपने ऑपरेटर्स को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे जो आपके हर्मिशियन मैट्रिक्स होते हैं उनके जो अपोजिट अपोजिट एलिमेंट्स होते हैं, उनके इंडिसेस जो रिवर्स करके आते हैं वो उनके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं। बट बेसिकली अगर आप हम ऐसे ऑपरेटर्स की बात करते हैं जैसे कि मोमेंटम ऑपरेटर, जिसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, मैं इसे वन डायमेंशनल में कंसीडर कर रहा हूँ, तो इस केस में ये मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं है, तो ये डेफिनेशन अभी इसमें कुछ काम की नहीं है। तो इसमें हम कोई और डेफिनेशन यूज़ करते हैं जो कि है एफ ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन जी इज गिवन ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन एफ जी। बेसिकली ये भी, अगर आपको ब्रैकेट नोटेशंस के बारे में नॉलेज है तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, वरना आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। बेसिकली इस नोटेशन का मतलब है कि जो एफ है उसका अगर आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कंसीडर करोगे और जो ए ऑपरेटर है अगर वो जी पे ऐड कर रहा है, इससे अगर आप एक्स के साथ इंटीग्रेट करते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, तो इक्वल होना चाहिए ऑपरेटर एफ पे ऐड कर रहा हो इस पूरे का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और जी से मल्टीप्लाई करके ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अगर आप इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे और आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगी, तो आप कह सकते हैं कि जो ए ऑपरेटर है वो हर्मिशियन है। अब हम बात करते हैं अपने और हर्मिशियन प्रॉपर्टीज़ के बारे में। कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी होती है जैसे कि हर्मिशियन ऑपरेटर्स always give real eigenvalues। जो कि सेंस भी बनाता है, क्योंकि अगर आप रियल लाइफ में ऑब्जर्व करेंगे तो जो आइगन वैल्यूज़ है वो रियलिटी में ऑब्जर्वेबल की वैल्यूज़ होती है। तो जब आपका ए ऑपरेटर साई पे ऐड करके आपको ए की ए वैल्यू ए आइगन वैल्यू देते हैं, तो इसे रियल नंबर होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऑब्जर्वेबल को रिप्रेजेंट करता है। जो हर्मिशियन ऑपरेटर जिन फंक्शंस पे ऐड करते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो दोनों फंक्शंस हैं वो ऑर्थोनॉर्मल हो। ऑर्थोनॉर्मल का मतलब है कि अगर आप एफ के कॉन्जुगेट को जी से मल्टीप्लाई करके उसे डी एक्स के माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आप कह सकते हैं ऑल ओवर स्पेस में इंटीग्रेट करेंगे, तो आपको यहाँ पे ज़ीरो मिलेगा क्योंकि ये ऑर्थोनॉर्मल है। इसमें आप इसकी जगह अगर जी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो वो भी ऑर्थोनॉर्मल ही होगा। तो ये तो बात हुई क्वांटम ऑपरेटर्स की प्रॉपर्टीज़ की कि वो लीनियर होते हैं और हर्मिशियन होते हैं। बेसिकली हर्मिशियन प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करने के लिए प्रोसीजर बहुत ज़्यादा लंबा है, पर इसको सॉल्व करके आप कह सकते हैं कि ऑपरेटर पर्टिकुलरली हर्मिशियन है। हर्मिशियन ऑपरेटर्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो रियल आइगन वैल्यूज़ देते हैं, जिससे कि आपके जितने भी ऑब्जर्वेबल्स हैं वो उनकी जो रियल आइगन वैल्यूज़ है वो कोई रियल फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है जो आप रियल लाइफ में मेजर करेंगे तो आपको ऑब्जर्व होगी। अब हम बात करते हैं पोस्टुलेट 4 की। पोस्टुलेट 4 कहता है स्टार्ट की अगर आप एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लेते हैं और उसे साई पे ऐड करवाते हैं, जहाँ पे जो साई है वो पोजीशन और टाइम का फंक्शन है, तो ये आपको आइगन वैल्यू देगा। और इस केस में जो हैमिल्टोनियन की आइगन वैल्यू है वो है एनर्जी ऑफ सिस्टम। बेसिकली इस केस में आपके जो वेव फंक्शंस हैं
तो उन डिफरेंट वेव फंक्शंस के कोरस्पॉन्डिंग हैमिल्टोनियन जब उन पे ऐड करेगा तो वो डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ देगा, यानी डिफरेंट एनर्जी की वैल्यूज़ देगा। पोस्टुलेट 4 कहता है कि इफ़ अ स्टेट फंक्शन इज़ अ नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, यानी कि जो हमारा वेव फंक्शन है उसे हमने नॉर्मलाइज कर दिया है ताकि उसे जब इंटीग्रेट करें तो वो हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 दे। देन द एवरेज और एक्सपेक्टेशन वैल्यू corresponding to operator A is given by, जब हम एवरेज वैल्यू की बात करते हैं तो उसे हम डिनोट करते हैं इन ब्रैकेट्स के बीच में। तो इसे हम देते हैं, अगर इसे हम इंटीग्रेट करें माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपका वेव फंक्शन किस डोमेन में डिफाइन है वहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो वो भी सही होगा। इसे मल्टीप्लाई कीजिए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ फाई के, जो कि पोजीशन और टाइम का फंक्शन है, और आपका ऑपरेटर जो साई ओ टी पे एक्ट कर रहे हैं, और इस पूरे को डी एक्स के साथ इंटीग्रेट करिए। ये आपको एवरेज वैल्यू देगा। तो बेसिकली आपकी जितनी भी आइगन वैल्यूज़ आएगी ए ऑपरेटर को ऐड करने के बाद, उन सब वैल्यूज़ का आपको एक एवरेज वैल्यू प्रोवाइड करेगा। अब ये फॉर्मूला कैसे आया ये समझने के आपको थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी थ्योरी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अम, अगर मैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी की बात करूं, बेसिकली फार्मूला कैसे आया है ये हमारे सिलेबस में नहीं है ना, ये इससे हमारे आगे जाके कोई हेल्प होगी, बट स्टिल अगर प्रोबेबिलिटी थ्योरी की बात करते हैं तो अगर कोई वैल्यू है एक्स, अगर कोई हमारी पर्टिकुलर वैल्यू है एक्स, या कन्फ्यूज़न ना हो, या कन्फ्यूज़न के लिए अगर हम यहाँ पे एक्स की जगह ए को कंसीडर करें, तो मान लीजिए आपके पास कोई वैल्यू है ए, जो कि जब एक्स आपके स्टेट पे एक्ट करती है तो आपको डिफरेंट वैल्यूज़ देती है, जो कि एक्स के साथ ऐसे आपके स्पेस में स्प्रेड आउट है। इस एक्स की एक पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी जो कि एक्स पे डिपेंड करती होगी। तो बेसिकली जो ए ऑपरेटर है इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी जो एक्स में ऐसे डिफाइंड होगी। तो अगर हम ए की एवरेज वैल्यू की बात करते हैं तो वो हम ऐसे देंगे कि जो ए है उसको उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के साथ इंटीग्रेट करके पूरे स्पेस में या उसके डोमेन में, और उसको डिवाइड करें उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पर इंटीग्रेट करके। हमें पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी है वो 1 आएगी। तो इसको आप लिख सकते हैं ए इंटू इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई डी एक्स। और हमें पता है कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को हम मॉडुलस स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हें हम लिख सकते हैं ऐसे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ वेव फंक्शन इनटू एफ। तो इससे हम कहते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी ए ऑपरेटर की वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक साई स्टार ऑपरेटर ए एक्टिंग ऑन वेव फंक्शन टाइम्स डी एक्स इससे दी जाती है। और इसमें जो साई है वो नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। ये मेथड तब यूज़फुल होता है जब आपका बेसिकली जो आपका जो वेव फंक्शन है उस पर जब ए एक्ट करता है तो आपको ये पर्टिकुलर कोई ए फाई ना दे के एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ देता है। तो उस केस में आपको उस रेंज ऑफ वैल्यूज़ में आपको उसका एवरेज निकालना होता है। तो एवरेज निकालने के लिए हम एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं। बेसिकली एक्सपेक्टेशन वैल्यू बोलना एक हिसाब से कंफ्यूजिंग है। आप ये भी कह सकते हैं कि आप एवरेज वैल्यूज़ फाइंड आउट कर रहे हैं ना कि एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़। बट इन केस अगर आपका जब आप ऑपरेटर को अपने स्टेट फंक्शन पे ऐड कर रहे हो और आपको एक ही आइगन वैल्यू मिल रही है, तो उस केस में अगर आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिलेगा
कि आपका ऑपरेटर साई पे एक्ट कर रहा है, तो आपको एक नंबर दे रहा है, रियल नंबर ए, जिसे आप इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। और आप जानते हैं क्योंकि साई नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, तो उस पूरे का इंटीग्रेशन 1 होगा। तो जिस केस में जब आप ऑपरेटर अपने साई पे एक्ट करते हैं और आपको एक ही ऑब्जर्वेबल वैल्यू मिलती है, तो उस केस में एक्सपेक्टेशन वैल्यू उस ऑब्जर्वेबल के इक्वल होता है। अब अगर हम बात करते हैं पोस्टुलेट 5 की, तो बेसिकली हमें जितनी भी इक्वेशंस देखी हैं उसमें हम साई को एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, या बेसिकली हम साई को एक्स पे वेरी कर रहे थे। बट अगर हम बात करें साई की टाइम में कैसे इवॉल्व करेगा, तो उसके लिए पोस्टुलेट 5 कहते हैं द स्टेट फंक्शन, यानी कि द वेव फंक्शन ऑफ क्वांटम सिस्टम evolves with time according to Schrodinger's equation। तो बेसिकली आप लिख सकते हैं जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, जब वो साई पे एक्ट कर रहा है, तो ये इक्वल होगा आई रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब आप इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आपको एक साई की वैल्यू मिलेगी, जो कि जो आपकी बताएगी कि जो साई है वो टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है। और ये है स्क्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट फॉर्म। इसमें जो साई है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है और उसका हम टाइम के साथ पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं। अब जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो बेसिकली हम जो सिस्टम्स की बात करते हैं वो टाइम में ज़्यादा इवॉल्व करके चेंज नहीं कर रहे होते। जैसे कि हम बात करें एक हाइड्रोजन एटम की, तो उसमें अगर हम ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, एस ऑर्बिटल की या पी ऑर्बिटल की, तो उनकी जो शेप है वो टाइम के साथ इतनी ज़्यादा चेंज नहीं करती है। उसमें हम बेसिकली इंटरेस्टेड होते हैं कि पर्टिकुलर स्पेस में एक पर्टिकुलर पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जो टाइम के साथ इतनी ज़्यादा चेंज नहीं करती है। तो हम केमिस्ट्री में कुछ सिस्टम्स डिफाइन करते हैं, कुछ कंजर्वेटिव सिस्टम्स। अब आपने शायद से फिजिक्स में सुना होगा कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। तो कंजर्वेटिव सिस्टम बेसिकली कहते हैं कि जो उनका हैमिल्टोनियन होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होगा। ये कंजर्वेटिव सिस्टम्स को डिफाइन करता है। और हमें पता है कि जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है वो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर है। और जो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है वो था माइनस रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट स्क्वायर अपॉन 2m। ये हम इसे वन डायमेंशन में कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए मैं पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के साथ ले रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ एक्स पे डिपेंड करता है। तो अगर क्योंकि हैमिल्टोनियन भी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है और सिर्फ एक्स पे डिपेंड करता है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर है that must also be independent of time। तो बेसिकली जब आपका सिस्टम कंजर्वेटिव हो, तो केमिस्ट्री में आप एक टेक्निक यूज़ कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, अगर आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ा है, तो एक सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स एक टेक्निक होती है जिसमें हम एक फंक्शन को, कि हमारे पास साई फंक्शन है जो एक्स और टी पर डिपेंड कर रहे हैं, हम इसे लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट के इक्वल है, जो कि पोजीशन और टाइम पे अलग अलग डिपेंड कर रहे हैं। इस टेक्निक को हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि हम मैथ्स में बाद में पढ़ेंगे। तो अब इस इक्वेशन को अगर मैं स्क्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन में डालूँ, तो मुझे मिलेगा आई, जो कि हमारी इक्वेशन थी, n इज इक्वल टू हैमिल्टोनियन ऑपरेटिंग ऑन साई। तो हमारे पास आ गया आई रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम साई एक्स काय टी is equal to Hamiltonian acting on psi x
काई टी। अब इस टर्म में जो फाई है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएशन से बाहर भेज सकते हैं। तो हमारे पास बचेगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ काई टी इज इक्वल टू, और हमें पता है कि जो हमारा हैमिल्टोनियन है वो सिर्फ और सिर्फ टाइम पोजिशन पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। तो हम इस पर अपने जो काई टी को बाहर भेज सकते हैं। तो हैमिल्टोनियन एक्टिंग ऑन फाई ऑफ एक्स। अपने वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं। आई रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ काई टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और काई टी को हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, और जो फाई है उसे हम इससे डिवाइड कर सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, इस नीचे वाले फाइव का आप ऊपर वाले फाइव से कट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है ये फाइव पे एक्ट कर रहा है, तो ये एक्ट करके आपको डिफरेंट फंक्शन देगा। ये मल्टीप्लाई ना होके ये दूसरे पे एक्ट कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये टाइम का फंक्शन है, और जो राइट हैंड साइड है वो एक एक्स का फंक्शन है। अभी पॉसिबल नहीं है कि आपको जो टाइम का फंक्शन हो और लेफ्ट हैंड साइड एक पोजीशन का फंक्शन हो। इसको पॉसिबल होने के लिए बस एक ही केस है कि ये इक्वल हो एक कांस्टेंट के, और इस केस में हम जानते हैं कि जो कांस्टेंट है वो टोटल एनर्जी होगी। तो इससे हम लिख सकते हैं कि हैमिल्टोनियन एक्टिंग ऑन फाई एक्स गिव्स अस एनर्जी फाई एक्स। आप इसमें देखेंगे कि जो हैमिल्टोनियन है वो आपके फाइव पे एक्ट करके आपको एनर्जी की वैल्यू दे रहा है, जिसमें एनर्जी एक आइगन वैल्यू है जो कि फाइव से मल्टीप्लाई हो रखी है। इस इक्वेशन को हम स्क्रोडिंगर्स टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म भी कहते हैं। और हमने दूसरी साइड को देखें तो हमारे पास है आई रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू एनर्जी इंटू एक्स टी। अब इसमें अगर टर्म्स को अब क्योंकि ये पूरे की पूरा जो एक्सप्रेशन है ये सिर्फ टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो आप इसे लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप पार्शियल डेरिवेटिव्स को नॉर्मल डेरिवेटिव से इंटरचेंज कर सकते हैं। अब मैं अगर एक्सप्रेशन टर्म्स को रीअरेंज करूँ तो मेरे पास आएगा डी ऑफ साई टी काई टी अपॉन काई टी इज इक्वल टू एनर्जी इंटू ऑन डी टी। अब मैं इसको अगर इंटीग्रेट करूँ तो मेरे पास आएगा एल एन काई टी इज इक्वल टू माइनस आई एच एनर्जी। जब मैं डी टी को इंटीग्रेट करता हूँ तो मैं इसे ज़ीरो से टाइम तक इंटीग्रेट कर रहा हूँ, और यहाँ भी मैं जो काई टी है उसे मैं एक्स नोट से काई एक्स नोट नहीं काई नोट से काई तक इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा टी, और यहाँ मुझे मिलेगा काई नोट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और काई ज़ीरो, जो कि जो काई नोट है वो काई की वैल्यू है ज़ीरो टाइम इंटरवल पे, और इसे मैं लिख सकता हूँ एल एन को अगर मैं वहाँ पे लेके जाऊँ तो मेरे पास आएगा माइनस आई रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट एनर्जी टाइम। जो काई नोट टाइम की वैल्यू आई वो आई है काई नोट ज़ीरो पे एनर्जी ई टी, और क्योंकि ये कांस्टेंट है तो आप इसको लिख सकते हैं ए। तो मेरे पास आया काई नोट टाइम इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस आई अपॉन रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट एनर्जी इंटू टी।
अब अगर आपको ध्यान हो तो आपका जो ओरिजिनल वेव फंक्शन था वो साई एक्स, जो आपका साई एक्स टी है वो फाई एक्स इक्वल टू काई टी के इक्वल है। जहाँ पे जो आपका फाई एक्स है वो आपको स्क्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन को सॉल्व करके मिलेगा, और जो आपका काई टी है उसकी वैल्यू आपको मिली है ए इंटू आई अपॉन आई एच ई टी। और यहाँ पे जो ए है आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप देखेंगे जब उसको आप नॉर्मलाइज करेंगे तो जो ए का कांस्टेंट की वैल्यू है वो अपने आप ही हट जाएगी, या फिर साई फाई एक्स में इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। तो बेसिकली जब भी हम केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे जो कि टाइम पे जिनमें बेसिकली जो कंजर्वेटिव सिस्टम्स हैं वो कुछ उनका जो वेव फंक्शन है वो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि फाई एक्स टू ई रेज़ टू पावर माइनस आई रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट एनर्जी टी। अब इस टर्म को हम फेस फैक्टर भी बोलते हैं। अगर आपने फिज़िक्स पढ़ी होगी तो आप जानते हैं कि बेसिकली जो फेस फैक्टर है वो एक फेज़र को रिप्रेजेंट करता है आर्गन प्लेन में, जो कि फेस फैक्टर रिप्रेजेंट करता है आर्गन प्लेन में। और जब आप इसका रियल पार्ट लेंगे तो आपको एक फंक्शन मिलेगा जो कि ऑसिलेट कर रहा होगा, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि जो आपका साई एक्स टी फॉर्म में सॉल्यूशन आया है वो रियलिटी में ऑसिलेट कर रहा है, यानी कि वेव की तरह वर्क कर रहा है। और अगर आप यहाँ पे साई का मॉडुलस स्क्वायर लेंगे जो कि है साई का कॉन्जुगेट इनटू साई, तो आपको मिलेगा फाई का कॉन्जुगेट इनटू ई, जो ई आई रेज़ टू पावर का आप इस पूरे टर्म का फेस फैक्टर का जब आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मिलेंगे तो आपको मिलेगा आई अपॉन एन ई टाइम। यहाँ पे आई के आगे माइनस एन हट जाएगा और साई की वैल्यू है, और साई इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस आई अपॉन एच ई टी। ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर होकर आपको वन देंगे, तो आपके पास आएगा साई इंटू साई। तो आपने देखा कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, यानी कि पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो टाइम के साथ इवॉल्व नहीं कर रही है, वो सेम है। और जिन भी सिस्टम्स में या स्टेट्स में वेव फंक्शन की स्टेट्स में जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होता है, इन स्टेट्स को हम कहते हैं स्टेशनरी स्टेट्स। बट पर एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर साई वन एक स्टेशनरी स्टेट है और साई टू भी एक स्टेशनरी स्टेट है तो ज़रूरी नहीं है कि इनका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन साई वन प्लस सी टू साई टू भी, it's not necessarily to be a also to be a stationary state. Okay, thank you.